नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कुछ स्पेशल पार्ट्स स्थानीय स्वशासन में लिए हैं। पहले पंचायत के 2 टॉपिक्स आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में मिले होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको बार बार उन्हें देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हमने शुरू की हुई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए। और इन पोर्शंस के बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आज की तारीख में काफ़ी कठिन है। तो आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को देखिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। आज हम नगरीय प्रशासन के विषय में बात करेंगे, नगर पालिका। ये डेस्क्रिप्टिव में आज का टॉपिक है अपना। कल से फिर आपकी जो क्वेश्चन सीरीज छूटी हुई हैं, जो क्वेश्चन फॉर्म में आपको दे रहे थे, जो पार्ट्स छूटे हुए हैं उसके, उस पर कल से चर्चा दोबारा शुरू होगी और कंप्लीट करेंगे उसे। तो नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, इसके विषय में चर्चा शुरू करते हैं। तो भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है। सर्वप्रथम इसे कानूनी रूप 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक अधिकार। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। प्लीज़ इन टॉपिक्स को यहाँ से डेस्क्रिप्टिव देखने के बाद उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। इन तीनों महानुभावों के नाम और अधिनियम ये यहाँ आपको याद रखना है। तो 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। तो नगर पालिकाओं से संबंधित हमारे संविधान में संशोधन कौन सा किया गया? 74वां 74th अमेंडमेंट। पंचायतों के लिए 73 और नगर पालिकाओं के लिए 74। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया। 1 जून 1993 को इसे लागू कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9A अनुच्छेद 243T से अनुच्छेद 243Y तक या छा तक नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संशोधन में क्या जोड़ा है? 12वीं अनुसूची, भाग 9A और ये अनुच्छेद। 73वें में क्या था? भाग 9, भाग 11 और उसे संबंधित 243A से लेकर आगे तक अनुच्छेद। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नगर पालिका का गठन। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन कैसे क्षेत्र में होगा? नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बदल रहा हो। देखा होगा डेवलपिंग टाउन्स होते हैं ना, कस्बा बोलते हो, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? नगर पंचायत।
नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है, जबकि नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए। ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। नगर पालिका की संरचना। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। आपने नगर पालिका के चुनाव में ज़रूर भाग लिए होंगे, जहाँ पर विद्यमान है ये वार्ड मेंबर्स आपके यहाँ खड़े होते हैं, पार्षद जिन्हें बोलते हैं। उन्हीं के थ्रू अध्यक्ष का चुनाव भी होता है नगर पालिका में। इसी में आगे है कि राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका से संबंधित निम्नलिखित या नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। अर्थात ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है नगर पालिका में, ये आगे विवरण दिया है उसका। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति। किसी व्यक्ति को अगर इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान है तो उसे नगर पालिका अपॉइंट कर सकती है नगर पालिका में, लेकिन इस व्यक्ति को नगर पालिका के अधिवेशन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। अगला है लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों को जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः आता है। तो ऐसा पंचायत समितियों में भी था, जिला पंचायत में भी था, वो ऐसा ही नगर पालिकाओं में भी है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों को जो ऐसी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। और लास्ट क्या है, वार्ड समितियों के अध्यक्ष। ये क्या होते हैं, ये आपको आगे बताते हैं। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधान मंडल। याद रखिएगा, 3 लाख या उससे अधिक के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं स्थानों का आरक्षण। पंचायतों में आपको बताया था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में। उसी प्रकार से नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243T के तहत किया गया है। नगर पालिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है। पंचायतों के समान अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण। जिन्होंने प्लीज़ पंचायत वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रावधान वहाँ से मिलते जुलते हैं और वहाँ पर डिस्कस अच्छे से किए गए हैं। इसी में नेक्स्ट है नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के समान। बताया था सन 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण किया है, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए। ये पूरा जो भी स्थानों का आरक्षण है ये बिल्कुल एज इट इज़ पंचायत वाला पोर्शन है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनके लिए काफ़ी ईजी है ये चीज़ें समझना। चलिए, नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष। यह भी पूरा पंचायत प्रोग्राम से मिलता हुआ है, जो पंचायत में प्रक्रिया है वही यही है। नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष। 5 वर्ष से पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है, किंतु भंग करने से पूर्व उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए।
इस प्रकार गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य कर सकती है। यदि नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तब उसके लिए 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। यह भी आप जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि यह व्यवस्था ही पंचायत में है जो यहाँ नगर पालिका में एक्सप्लेन की गई है पूरी। 5 वर्ष किसी नगर पालिका का कार्य, उससे पहले अगर 5 वर्ष का कार्यकाल, अगली नगर पालिका का चुनाव उन्हीं 5 वर्षों के भीतर आप करा लीजिए। जब पुरानी नगर पालिका की समाप्ति होने वाली है उससे पहले नई नगर पालिका के मेंबर्स आप चुन लीजिए। यदि कोई नगर पालिका भंग की जाती है तो अगले 6 माह के अंदर अंदर नगर पालिका का चुनाव कराना होगा। यदि और इस प्रकार से जो नई नगर पालिका बनेगी वो शेष अवधि के लिए बनेगी। मान लीजिए 4 साल पुरानी नगर पालिका काम कर चुकी है और उसे भंग कर दिया जाता है तो नई नगर पालिका 1 वर्ष के लिए ही बनेगी, ना कि 5 वर्ष के लिए। यदि नगर पालिका का कार्यकाल 3 महीने बचा है मात्र, तो फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। चलिए आगे, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। यदि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो वह इस निर्वाचन के लिए भी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में अयोग्य है तो वो यहाँ भी अयोग्य रहेगा। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। यदि राज्य विधानमंडल में कोई ऐसी विधि बनाई हुई है कि कोई अयोग्यता उसने निर्धारित की है आपकी विधानसभा ने कि भाई ये अयोग्यता होने पर कोई व्यक्ति नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जैसे पंचायतों में आपको बताया था कि राज्य विधानमंडल ने कहा है कि कुछ राज्यों में कि जहाँ जिन प्रत्याशियों के 2 से अधिक बच्चे हैं, जिन लोगों के, वो चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायत का। ठीक है ना, वहाँ भी समझाया था ये आपको। कोई इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने के लिए आप 21 वर्ष में आप वैलिड हो जाते हो। 21 वर्ष में की आयु प्राप्त करने पर आप नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वही बात यहाँ कहा है इन्होंने कि कोई इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी अयोग्यता से ग्रसित है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सांसदों के विषय में ये विनिश्चय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते थे, राज्य में राज्यपाल लेते थे। लेकिन पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए विधानसभा बताएगी कि कौन वो प्राधिकारी होगा जो इस चीज़ का निर्णय लेगा। नेक्स्ट, नगर पालिका की शक्तियाँ एवं प्राधिकार। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी विधि में निम्नलिखित से संबंध उपबंध किए जा सकते हैं। क्या क्या? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना, ऐसी स्कीमों को क्रियान्वयन करना जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत वह स्कीम भी है जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है कि नगर पालिका की 12 सूची में कुल वर्णित विषय कितने हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर और इन्हें बार बार आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट देखने में आपको लगेंगे। अगर आप 2 बार 3 बार भी इन्हें सुनते हैं तो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। साथ में इनके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए, कर लगाने की शक्ति।
राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। नगर पालिका क्या क्या कर सकती है? उसे कर, शुल्क, फीस और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा निरूपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है। यानी कि राज्यपालिका ने अगर विधानमंडल ने कोई कर लगाया है तो उससे जो आय होगी वो पैसा भी नगर पालिका को दिया जा सकता है। नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। ठीक है। नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। राज्य वित्त आयोग की भूमिका नगर पालिकाओं के संबंध में भी पंचायतों के समान है। पंचायतों में राज्य वित्त आयोग के विषय में आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है हर 5 साल बाद। किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा, क्या ये डिसाइड करती है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधायक जो राज्य वित्त आयोग है, यह राज्यपाल या सरकार को राज्य सुझाव देता है कि किस प्रकार से जो आपकी इनकम है राज्य सरकार की, या जो वसूली राज्य सरकार द्वारा की गई है, या जो राज्य सरकार की आय है, उसका वितरण किस प्रकार से नगर पालिकाओं, पंचायतों के मध्य किया जाना चाहिए। इस पर कौन बताता है? ये बताता है राज्य वित्त आयोग। नगर पालिकाओं के निर्वाचन की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के समान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। तो वहाँ भी आपको बताया था कि जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराते हैं, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कराता है। तो नगर पालिका के चुनावों में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ध्यान रखिएगा, निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण पंचायतों और नगर पालिका दोनों ही चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग का रहता है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी आपको बताई हैं पंचायतों में। जिला योजना समिति, ये क्या होती है भाई? ये होती है कि अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायत और नगर पालिका द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति में राज्य विधानमंडल द्वारा जिला योजना समिति की संरचना, ऐसी समितियों में स्थान के भरे जाने व उसका अध्यक्ष चुने जाने की विधि तथा उसके कार्य आदि के लिए उपबंध करेंगे। ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। तो जिला योजना समिति क्या है, समझ में आया? यहाँ जो पंचायतें हैं उस क्षेत्र की और जो नगर पालिकाएं हैं उनके मेंबर्स से साधारण भाषा में, सरल भाषा में समझे तो जो पंचायत और नगर पालिका हैं उनके जो निर्वाचित मेंबर्स हैं उनमें से 4/5 मेंबर लिए जाएंगे। बाकी मेंबर किस प्रकार से लिए जाने हैं इसका निर्णय राज्य विधानमंडल करेगी। अध्यक्ष कैसे बनाया जाएगा यह भी राज्य विधानमंडल बताएगा। और यह सब लोग मिलकर पूरे जिले के लिए एक योजना बनाएंगे। ठीक है। और इस योजना को जिला योजना समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजेगा। समझ में आया? अगर कोई कंफ्यूजन है, समझ में ना आ रहा हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम और इसे दूसरी तरह से भी फिर एक्सप्लेन करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर हो। और इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो नए नए क्वेश्चंस भी निकल कर आपके साथ आएंगे। शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
आगे महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति क्या है? जो आपने अभी जिला योजना समिति में पढ़ा है, एज इट इज़ वही पूरा महानगरों के लिए एक जिला योजना समिति का निर्माण होता है, उसे महानगर योजना समिति बोलते हैं। सारे प्रोविज़न सेम हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आपका दिन शुभ रहे।